नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं तो जाहिर तौर पर आपको इंतजार होगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने का। शीतकालीन सत्र में भी कई सवाल जो थे इससे जुड़े हुए उठे थे और उसके बाद जो था असमंजस जो है वो कहीं ना कहीं हल्का कम होता जरूर नजर आया था। लेकिन उसी के साथ इसको लेकर कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें लागू होने में कितना समय लग सकता है, जो इसका पूरा चम है वो क्या कहता है, और इसी के साथ हम बात ये भी करेंगे कि ईपीएफओ को लेकर भी जो सरकार की मंशा है वो फिलहाल क्या है, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप एक पेंशनर्स आगे रहने वाले हैं या फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार करें तो कुछ जो चीजें हैं जरूरी आपके लिए वो जानना जरूरी है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा 2025 में हो चुकी है और आयोग का काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने का है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक आयोग के सुझाव लागू होने में करीब 2 साल लग सकते हैं। पिछले वेतन आयोगों की अगर हम टाइमलाइन के जरिए विस्तार से समझे तो इतना ही वक्त लगा था। हालांकि देखिए, ये थोड़ा देरी से जरूर है, लेकिन इस बार भी यही देरी की संभावना जो है जताई जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जो उसकी टाइमलाइन है उसको कई जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, चाहे यूपी में होने वाला विधानसभा चुनाव हो या आगे होने वाला लोकसभा का चुनाव हो। इसे चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आपको बता दें, अगर बात पिछले सालों के जो वेतन आयोग हैं उनकी सिफारिशों को लागू करने की करें तो 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था। उसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी गई और जून 2016 में इसे लागू किया गया। यानी कि जो समय सीमा थी उससे देरी का समय यहाँ पर रहा है और उसके बाद जो है वो लागू किया गया है। करीब 2.5 साल बाद जो इसे लागू किया गया। छठे वेतन आयोग की बात करें, 2006 में बना, रिपोर्ट मार्च 2008 में दी गई और अगस्त 2008 में लागू हुआ। करीब 1 साल 10 महीने की देरी यहाँ पर भी देखी गई। पांचवें वेतन आयोग की बात करें तो अप्रैल 1994 में बना, रिपोर्ट जनवरी 1997 में दी गई और जो अक्टूबर 1997 में लागू किया गया। यहाँ पर जो देरी थी वो तो 3 साल के करीब की जो है वो देखी गई। और इसी के साथ अब विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञों का ये कहना है कि इस बार भी इसी प्रकार की देरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो पूरी टाइमलाइन है वो हमने आपको बता दी है। हालांकि जो एक निर्धारित समय रहता है वो 18 महीने का रहता है। समय सीमा और साथ ही जो संभावित विलंब है वो यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जो आयोग है अपनी रिपोर्ट समय पर नहीं दे पाता है तो जाहिर तौर पर इस पर विलंब होना जो है वो निश्चित है। लेकिन उसी के साथ जो कर्मचारी हैं जिन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलने वाला होगा उस निर्धारित समय के बाद, उनकी जो अंतरिम राहत है उसे सरकार अपने तरीके से दे सकती है, जैसा कि 5वें वेतन आयोग में किया गया था। यानी कि जो उनकी सैलरी है या फिर उसमें जो आगे बढ़ोतरी करनी है उसमें कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर जो सिफारिशें पहले लागू होनी थी उसको लेकर जो है वो रह सकता है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यूपी विधानसभा के चुनाव से पहले जो है 8वां वेतन आयोग या फिर उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा? तो इस सवाल का जवाब भी बेहद आसान है। देखिए, अक्सर बात अगर हम सरकारों की करें और खासतौर से यूपी जैसे राज्य की करें जो अपने आप में एक बेहद बड़ा राज्य है, वहां पर सरकारों के लिए गोल्डन चांस रह सकता है। लेकिन देखिए, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश और जैसा कि अभी गिग वर्कर्स की भी जो एंट्री हुई है या फिर बाकी जो चीजें रही हैं, और साथ ही जो सरकार ने टाई अप्स किए हैं, उसके बाद 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका बनाना और उनका लागू होना, उस पर विचार करना, विश्लेषण करना, इसमें जो है काफी लंबा जो है वक्त लग सकता है। तो जरूरी नहीं है कि यूपी विधानसभा के चुनावों से पहले जो है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसे लागू कर दिया जाए। हालांकि इसे उस दौरान लागू करना कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि कई मामलों में इसे गोल्डन चांस के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये तब लागू नहीं होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ ही सालों बाद जो है लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के चुनावों से पहले जो है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो इसका सीधा फायदा है वो कहीं ना कहीं जो है मिलता नजर आएगा कर्मचारियों को। लेकिन इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस समय कर्मचारियों की ओर से क्या डिमांड की जा रही है और उस डिमांड को लेकर जो है इस समय सरकार की मंशा क्या, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें, इस समय कर्मचारी ये चाह रहे हैं कि जो उनका डीए है और साथ ही जो डीआर है, यानी कि जो उनका महंगाई भत्ता है और जो डीआर है
उसे जो है वो बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए, क्योंकि अगर उसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है तो बेसिक सैलरी के जरिए जो कर्मचारियों को फायदा होता है, वो जो फायदे हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फायदे कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के आधार पर मिलते हैं। और अगर बेसिक सैलरी के आधार पर अगर बेसिक सैलरी जो है वो डी और डीआर के कॉम्बिनेशन से बढ़ जाती है, तो जाहिर तौर पर जो बाकी उन्हें फायदे हैं बेसिक सैलरी के जरिए होने वाले, उन फायदों में भी इजाफा हो जाएगा। लेकिन जब सरकार से इसी को लेकर सवाल पूछा गया था लोकसभा के पहले दिन, तो उस पर सरकार की ओर से जो उनके मंत्री हैं उनकी ओर से जवाब दिया गया कि ये जो फायदा है कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है कि शायद ही मिल पाए कर्मचारियों को, क्योंकि इसके बारे में अभी सरकार की ओर से कुछ सोचा नहीं गया है। या फिर वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से जो सीधा साधा हुआ जवाब जो दिया गया था, वो ये जवाब दिया गया था कि इस मामले में एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है, इस मामले में एक विस्तृत विचार विमर्श और विश्लेषण की जरूरत है, और उसी के बाद जो है किसी बिंदु पर पहुंच सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट वो है जिस पर कर्मचारी अभी संशय जता रहे हैं या फिर ये मांग कर रहे हैं कि जो उनका डी और डीआर है वो बेसिक सैलरी में मिला दिया जाए। इसको लेकर देखिए अभी जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों जल्दी या देर से लागू हो सकता है। तो देखिए जल्दी लागू होने के कारण यही है कि सरकार अक्सर चुनावी लाभ जो है वो भी देखती है, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज उसी समय सीमा में पूरी कर ली जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरकार जब चुनावी लाभ लेना होता है तो कई बार इन चुनौतियों को भी पार पा लेते हैं। खैर यह हम इस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ राज्यों के ऐसे जो एग्जाम्पल हैं उनके राज्य के कर्मचारियों के हित में ही देखे गए हैं, जहां पर ऐसा नजर है उसी आधार पर हम ये कह रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बातें रहती है कि क्या सरकार इसे जल्दी लागू करती है। अगर जल्दी लागू करती है तो जाहिर तौर पर ये ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि अगर हम बात करें तो अक्सर इसमें विलंब ही देखने को मिला है। अभी अगर हम बात करें, विशेषज्ञ ये अनुमान लगाते हैं कि ये आखिरी 2026 या फिर शुरुआती 2027 तक लागू हो सकता है। फिलहाल ये विशेषज्ञों का अनुमान है। इस पूरे आकलन के जरिए अब ऐसे में कितना फायदा सरकार को मिलता है, क्योंकि आने वाले समय में जो है चुनाव भी वो है रहने वाले हैं। अब बात करेंगे 2029 लोकसभा चुनाव के विलंब तक की। देखिए ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर प्रक्रिया लंबी चली तो जो वेतन आयोग की सिफारिशें राजस्थान विधानसभा दिसंबर 2027 या 2029 लोकसभा चुनाव तक भी पेंडिंग हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 8वें वेतन आयोग को 2027 यूपी चुनाव से पहले लागू करने की संभावना अधिक है। तो देखिए यहाँ पर इस समय दो चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, या तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जो है 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उन्हें लागू किया जा सकता है, या फिर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अगर ये विलंब पे जाता है तो सीधा सीधा ये लोकसभा चुनाव से पहले जो है उसे लागू कर दिया जाएगा। अब लागू करने के लिए जरूरी ये हो जाता है कि कौन कौन से प्रशासनिक कदम जो है वो उठाने पड़ते हैं। देखिए सरकार को कर्मचारियों और रक्षा बलों के आंकड़े जो है वो इकट्ठा करने पड़ते हैं, सुझाव देखना पड़ता है, उसको लेकर सुधार की क्या उम्मीदें रहती है या सुधार किस प्रकार से किया जाता है उसे देखना पड़ता है। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और समितियों के बीच जो समन्वय होता है वो किया जाता है, और अंतिम सिफारिश जो है वो तैयार की जाती है, और उसके बाद जाकर कहीं जो अंतिम सिफारिश है उसे लागू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी भी यहाँ पर एक अलग चिंता है, क्योंकि इससे पहले जो वेतन आयोगों को लेकर जो अधिसूचनाएं जारी होती हैं उसमें पेंशनर्स को लेकर भी जिक्र किया जाता है, या फिर उनका भी इसमें कहीं ना कहीं आकलन जो है वो देखा जाता है, या फिर उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इस पर अभी देखिए सरकार ने कुछ साफ इस पर नहीं किया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंशनर्स का इसमें जिक्र नहीं है। ऐसे में जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या 8वें वेतन आयोग में उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये भी वक्त बताएगा कि 8वें वेतन आयोग में उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि देखिए कई मामलों में सरकार जो है अपने इन फैसलों से पीछे भी हट सकती है, क्योंकि सरकार ये जानती है इससे आर्थिक बोझ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और हालांकि क्योंकि देखिए ये चीजें जो है पहले से होती आ रही है, पेंशनर जो है पहले से इन्वॉल्व है, लेकिन क्या सरकार इस पर अब दोबारा सोचकर कोई ऐसा फैसला लेती है, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। या फिर क्या सुझाया जाता है 8वें वेतन आयोग जो बनता है उसकी ओर से। वहीं यहाँ पर एक बार फिर से मैं बेसिक सैलरी की बात करूंगी, क्योंकि देखिए कर्मचारी लगातार डी और डीआर के जरिए बेसिक सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब डी और डीआर को अगर बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा तो साफ तौर पर जो भार है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जो सरकार है उस पर आर्थिक बोझ जो है बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जरूरी जो अभी फिलहाल संभावनाएं जो नजर आ रही है, जो काफी ज्यादा प्रबल इस समय नजर आ रही है, वो यही संभावना है कि हो सकता है
कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में जो कर्मचारियों की ओर से डीए और डीआर को बेसिक सैलरी में मिलाने की मांग की गई है, उसे फिलहाल लागू ना किया जाए। लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि सिफारिशों में और क्या रहता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों के मन में ईएफपीओ को लेकर भी सवाल था, क्योंकि हम कर्मचारियों को लेकर हम बात करते हैं, तो ईएफपीओ को लेकर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी जो सैलरी है वो फिलहाल 15,000 न्यूनतम आपकी सैलरी होनी चाहिए। जरूरी ये रहता है तब आपको ईपीएफओ को करवाना। लेकिन अगर आपकी इतनी सैलरी इससे ज्यादा है, तो अब देखिए इसकी जो सीमा है वो बढ़ा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार को इसका एक दूसरा पहलू भी देखना है, जिसे हैंड टू माउथ हम कहते हैं, यानी कि जो कर्मचारी है उनके पास कितना बचेगा। फिलहाल सरकार सोच सकती है कि इसे 15,000 से 30,000 तक लेकर जाया जा सके। लेकिन उसके बाद सरकार जो लोग हैं उनके सामने एक ये भी सवाल रहता है कि उनके हाथ में पैसा कितना आ रहा है। वहीं इस पर भी सरकार की दूसरी मंशा, दो पहलू जो जिसके बारे में सरकार ये बात करती है लोकसभा में, जिसके बारे में अभी बात की गई। दूसरा पहलू ये है कि कंपनियों पर कहीं ना कहीं ईपीएफओ को लेकर जो है भार ना बढ़ जाए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से कर्मचारियों की ये मांग है, गिग वर्कर्स को लेकर भी एक चीज सामने आई थी कि क्या गिग वर्कर्स को भी ईपीएफओ में शामिल किया जाएगा। क्योंकि हम देखिए बात अगर हम कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, तो इसी के साथ यहाँ पर कर्मचारियों की बात हो रही है, और कर्मचारियों से भी जुड़ा ईपीएफओ का ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है। और अगर बात कर्मचारियों की करते हैं, तो ये जो गिग वर्कर्स है उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इनकी जो तादाद है भारत में तेजी से बढ़ी है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं ये आपको बता देते हैं। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो या फिर किसी तरीके की कैब सर्विस आपको प्रोवाइड करते हो। क्योंकि इनका जो एक परंपरागत एक रिश्ता नहीं होता है कंपनी के मालिक से, और एक कर्मचारी का जो परंपरागत रिश्ता होता है वो दोनों के बीच में नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर जो है ईपीएफओ की जो सीमा से है फिलहाल वो बाहर रहने वाले, इसके बारे में लोकसभा में सरकार जो है वो स्पष्ट कर चुकी है। अब कुल मिलाकर जो देखिए लोगों को और कर्मचारियों को इंतजार है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं उसके लागू होने का। उसके लागू देखिए लागू तो वो होगी, लेकिन जो इंतजार सबसे ज्यादा वो ये है कि समय पर लागू हो जाए। लेकिन क्या ये यूपी विधानसभा चुनाव से पहले लागू होगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा, ये यहाँ पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।